हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में 11th के फर्स्ट चैप्टर में आपका फिर से स्वागत है। ये सेकंड पार्ट है। पहला वाला पार्ट जो मैंने बनाया था उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया था कि बायोलॉजी क्या है, और उसमें मैंने लाइफ को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो पिछली बार में हम लोग डिस्कस किए थे लाइफ क्या है। एक सेल्फ सस्टेनेबल, अपने आप ऑटो रेप्लिकेशन और खुद से चलने वाला एक पूरा सिस्टम जो ग्रोथ शो करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है, रिस्पॉन्स देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन की थी। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स की बात करें जिनमें लाइफ एग्जिस्ट करता है, ये पूरे अर्थ में फैले हुए हैं। ऑलमोस्ट 5 से 30 मिलियन स्पीसीज अभी तक डिस्कवर किए गए हैं। मतलब इतना बड़ा अर्थ है और इतना सारे इकोसिस्टम है हमारे अर्थ में, इतनी अलग अलग वेरिएशन वाली जगह है। खुद इंडिया में 12 मेगा डाइवर्सिटीज है। ठीक है, अलग अलग मौसम, अलग अलग जगह है। तो जो जीव जो 500 साल पहले, 500 बिलियन साल पहले इवॉल्व हुए थे, उस समय से इवॉल्व होते 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 आज तक आए हैं। इतनी वेरिएशन क्रिएट कर दी गई है कि ये सारे जीव निकले तो वही यूनिसेलुलर से ही हैं, लेकिन इतने अलग हो गए हैं कि अब इनको स्टडी करने के लिए हम इंडिविजुअल स्टडी उनकी सिमिलैरिटीज से पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसको अरेंज करने के लिए, इसको आसान करने के लिए हमने टेक्सोनॉमी बनाया है। और इसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूज डाटा है, तो हम क्या करते हैं, डाइवर्सिटी का एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, फिर हम लोग टेक्सोनॉमी में घुसेंगे। ठीक है, तो एस्टिमेटेड स्पीसीज 5 से 30 मिलियन है, और उसमें से जो लिविंग स्पीसीज है जिनका साइंटिफिक नेम दिया गया है वो सिर्फ 1700,000 है। मतलब इतने ही स्पीसीज का अभी तक नामांकन हो चुका है, नोमेनक्लेचर से इनकी साइंटिफिक नेम दे दी गई है। ठीक है, और चूंकि आप जानते हैं 3 बिलियन ईयर से इवॉल्व हो रहा है, एंड बायोलॉजी इज आल्सो अ स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। तो स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन में इतने सारे जीव विकसित हुए, इतने सारे जीव विकसित हुए कि उनको अभी तक ठीक से खोजा भी नहीं गया है। बहुत सारे जीव हैं, जैसे अगर हम टोटल देखें तो सिर्फ 1 से 3% स्पीसीज की डिस्कवर हुई है, बाकी अभी डिस्कवर होना बचा ही है। ठीक है, और जो इस 1 से 3 के बीच में जो स्पीसीज हैं, उनके अंदर 70% एनिमल स्पीसीज हैं, 22% प्लांट एंड फंजाई मिलेंगे, और अदर स्पीसीज जो है वो 8% है। इसके देख रहे, इतना ज़्यादा वेराइटी है, और उसमें स्पीसीज को खोजा गया। तो इन सारे स्पीसीज में जो आपका जो एनिमल स्पीसीज है, ये जो 70% है, उसको अगर देखा जाए तो इंसेक्ट जो है सबसे ज़्यादा पाए। तो ऑब्वियसली है कि आपके खुद के घर में ही बहुत सारे पेस्ट, आपको जो मच्छर, मक्खी, ये सब तो दिखते ही होंगे। अगल बगल छोटे मोटे कीड़े, ऑर्थोपोडा, रेप्टाइल, ये सब तो बहुत कॉमन दिखते हैं। तो ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट्स आते हैं। तो इंसेक्ट देख रहे हैं आप 7,50,000 समथिंग, 8 लाख इंसेक्ट्स, वेराइटी ऑफ स्पीसीज है इंसेक्ट की स्पीसीज। ठीक, उसमें ऑर्थोपोडा 65,000, मोलस्कस जो स्नेल और जिनके अंदर हड्डियां नहीं होती वो, वॉर्म्स, वर्टिब्रेट, और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा वेरिएशन। तो ये पाई चार्ट से ये शो कर रहा है कि कितने स्पीसीज हैं। ये थोड़ा पुराना डाटा है। ठीक है, अभी जो डाटा होगा ये थोड़ा सा इसमें अपग्रेडेड है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो है हमारे इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक, तो डाइवर्सिटी के हिसाब से देखा जाए तो हमारा पूरा अर्थ बहुत सारी चीज अलग अलग स्पीसीज से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पे कोई स्पीसीज है, वही स्पीसीज चाइना में है या फिर ऑस्ट्रेलिया में है, तो उनके नाम अलग अलग हो जाते हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन वाली चीज़ होती है। तो हमने क्या किया, एक इंटरनेशनल कोड बनाया उसको समझने के लिए। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल कोड वाले मतलब कोड वाला जो सिस्टम है, उसमें बनाने से पहले ये शुरुआत है, किसी ने सोचा होगा, उस पे इसकी हिस्ट्री पे थोड़ा सा हम लोग एक नज़र देते हैं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ में एरिस्टोटल जो थे, ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने 384 से 222 बीसी के दौरान, यानी कि 4th सेंचुरी में, जो उन्होंने क्या किया था कि पहली बार जीवों को बांटा था। ठीक है, उन्होंने एरियल और मतलब सॉरी एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल, मतलब उन्होंने कौन जीव कहाँ रहता है उस हिसाब से बांटा था। उन्होंने टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक के हिसाब से जानवर को बांटा। जो जमीन पर रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल, जो पानी में रहते हैं वो एक्वाटिक। उस समय उन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने लगभग 200 मतलब 100-150
स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज की खोज भी की थी, उन्होंने अपने तरीके से नाम भी दिया था, बट इट वाज जस्ट अ बिगिनिंग, वो एक स्टार्टिंग थी, एक रफ एंड आइडिया हुआ था। फिर उसके बाद आपका एडी में चक्रा जो फादर ऑफ आयुर्वेदा कहलाते हैं, ठीक है, इन्होंने एक बुक बनाई थी चक्रा संहिता, इंडियन मेडिसिन पे, मतलब जो आयुर्वेद में जो इस्तेमाल होते हैं दवाइयाँ, जो वो सब जो दवाइयाँ हैं, तो उसके लिए उस बुक के अंदर कम से कम 200 प्रकार के जानवर और 340 प्रकार के पौधों के बारे में उसमें विवरण दिया हुआ, ठीक है। तो ये पहली बात था कि किसी ने इतने सारे पेड़ पौधों और उनके गुणों के बारे में एक किताब लिखी, तो इसलिए उनको फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है, आयुर्वेदा आज भी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 17वीं सेंचुरी में जॉन ग्रे आए, उन्होंने जो टर्म स्पीसीज यानी कि प्रजाति के बारे में पहले बार वर्णन किया, ही टर्म स्पीसीज, और उन्होंने ये भी कहा कि प्लांट को कैसे क्लासिफिकेशन, क्योंकि प्लांट आप खुद ही देख सकते हैं, कोई प्लांट जैसे मोनोकोट, डाइकोट, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को क्लासिफिकेशन का पहली बार इन्होंने क्लासिफाइड करना शुरू हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीसीज बहुत सारी है, यहाँ पे उन्होंने बांटा, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बना कि हाँ जो डाइवर्सिटी है उसको हम ऐसे तो पढ़ नहीं सकते, इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको ग्रुप में बांटने के लिए क्लासिफिकेशन करना शुरू हुआ। फिर कार्लस लीनस आए, इन्होंने ये जब आए तो इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी इज अ साइंस ऑफ biology which specify the characteristic and resemblance of an individual and grouping of that, मतलब हम किसी भी स्पीसीज को ग्रुप में रख सकते हैं। तो ये जो है 590 स्पीसीज इन्होंने कार्लस ने 5900 प्लांट स्पीसीज खोजा था, और 4200 स्पीसीज ऑफ एनिमल इन्होंने खोजा था। इतनी खोजने के बाद इन्होंने उसके डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंस के ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ रिजेम्बलेंस, मतलब वो देखने में एक जैसे हैं या अलग है, उसके हिसाब से उन्होंने उनको कैटेगराइज करना शुरू किया, और इन्होंने एक टर्म दिया जिसे हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है। तो ये जो छोटा सा इतिहास दिया हुआ है, ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, इनको किस तरह से अरेंज करके एक जगह किया जाए, सो दैट हम लोग आराम से उसके बारे में स्टडी कर सकें या उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स आए, हम उस स्टेप्स को पहले समझेंगे जो जनरली कंफ्यूजिंग होती है। इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि सबसे पहला नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर को हम कह सकते हैं नामकरण करना। नामकरण करना मतलब हम किसी ऑर्गेनिज्म का उसके कैरेक्टर के हिसाब से उसका नेमिंग करते हैं। ऐसा क्यों ज़रूरी है, ये भी जानना ज़रूरी है कि नोमेनक्लेचर इसलिए किया जाता है ताकि दुनिया में जैसे हमारे यहाँ कॉमन लैंग्वेज है, बाहर कॉमन लैंग्वेज, जैसे हमारे एक ही भारत में ही हम अड़हुल का फूल को यहाँ अड़हुल बोलते हैं, कहीं चाइना रोज बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है, तो अलग अलग नाम पढ़ते हैं, अलग अलग नाम। मान लीजिए किसी कोई बंदा उस पर रिसर्च कर रहा है और यहाँ पे वो रिसर्च पेपर है, तो नाम अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बना के रखा हुआ है नेमिंग करने का, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग नेमिंग करते हैं। तो the process of giving name to a particular species is called nomenclature. Nomenclature मतलब क्या, अगर हम किसी स्पीसीज को नाम दे रहे हैं तो that is called nomenclature, ठीक है। जैसे कि हमारा होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस है, तो होमो सेपियंस एक बाइनोमियल लिंग, ठीक है। हम लोग बाइनोमियल लिंग इसके बाद जस्ट डिस्कस करेंगे कि बाइनोमियल लिंग, तो ये जो है होमो सेपियंस, चाहे आप फ्रांस चले जाइए, इटली चले जाइए, आप चाइना चले जाइए, साइंटिफिक नेम जो होगा, द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम, प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम। जैसे ये हम यहाँ आधे बोलते हैं, वहाँ कुछ और बोला जाता होगा, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने ये नोमेनक्लेचर का तरीका बनाया हुआ है ताकि हम नोमेनक्लेचर कर सकें, ठीक है। दूसरा प्रोसेस इसमें है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफिकेशन में हम किसी भी स्पीसीज को, जैसे हम कोई स्पीसीज खोज रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल हमने आज तक एक स्पीसीज खोजी, ए, बी और सी, हमने स्पीसीज खोजी, ठीक है। हमने इनका साइंटिफिक नेम दे दिया नोमेनक्लेचर के थ्रू, ठीक। सडनली हमें एक और स्पीसीज मिलती है डी, तो हम ये देखेंगे कि ये डी जो है ये किससे रिजेंबल करता है, सिमिलैरिटी के
सिमिलरिटी के आधार पे, द सुपरलेटिव सिमिलरिटीज के आधार पे हम इसे बोलेंगे हाँ ये बी से रिलेट कर रहा है। तो ठीक है, तो जब बी से रिलेट कर रहा है तो हमें इसे कुछ ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर होंगे, उस कैरेक्टर के हिसाब से हम बी से इसकी सिमिलरिटी निकालेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी आइडेंटिफाई द स्पीसीज विथ रेस्पेक्ट ऑफ अदर नोन स्पीसीज। मतलब हम नोन स्पीसीज से किसी एक अननोन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस ग्रुप में जाने की या किसके जैसा दिखता है। तो ये आइडेंटिफिकेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन जो है वो आइडेंटिफिकेशन अगर हमने कर लिया कि हाँ मान लीजिए हम 4-5 स्पीसीज मिला है, हमें एक और स्पीसीज मिला, ये इसके जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये स्पीसीज हो सकता है। तो प्रोसेस ऑफ identifying the species, unknown species to unknown species to another known species। ठीक है कि नहीं? on the basis of their degree of similarity या similarity। ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी अननोन को जो नोन स्पीसीज है उनसे हम कंपेयर करके देखते हैं कि ये किससे सिमिलर है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ABCD वाला। ठीक है, अब दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस आपका है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन नाम से समझ में आ रहा है, हम लोग उसे कुछ क्लासिफाई करेंगे। मान लीजिए नोमेनक्लेचर हमने कर लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ये किसी ऑर्गेनिज्म में है। अब उस पर्टिकुलर स्पीसीज को हमें उस बी वाले, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना कि ABCD नोन है। ठीक है, डी मिला तो हमें डी से कंपेयर कर रहे हैं। तो अब हम इसको ऐसे ग्रुप बनाएंगे ना, अब दोनों एक ही नाम तो नहीं रखेंगे कि डी जो है डी है जो बी जैसा ही है, एकदम रिजेंबल करता है तो हम बी ही मानेंगे। अगर एकदम रिजेंबल नहीं करता है और इसके अंदर कुछ डिग्री ऑफ डिफरेंसेस हैं तो हम इसे पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें कुछ सिमिलरिटीज को लेके एक टेक्सा बनाया जाएगा जिसके अंदर सब आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग और अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, इसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट एंड grouping of organism। ठीक है, प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट करना और ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग करना। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये जो हम लोग A, B और C ये जो नॉन स्पीसीज है, इनसे हमने आइडेंटिफाई किया, एक अननोन स्पीसीज मिला डी, वो कंपेयर कर रहे हैं हम लोग बी से। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी है लेकिन एकदम बी जैसा नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस बी और डी को एक ही ग्रुप में रख दिया। दे आर डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट, मोर सिमिलर। तो हमने क्या किया, इसे क्लासिफाई किया। इस ग्रुप को, जैसे आप ये इस ग्रुप में बहुत सारे आ गए, ऐसे जैसे डी है, कोई और भी ग्रुप में ऐसे करके बहुत सारे आ जाएंगे इसमें। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप बन जाएगा जिसमें कई सारे स्पीसीज है, दे आर नॉट सेम स्पीसीज, कई सारे स्पीसीज है। तो उसको हम लोग एक ग्रुप बना के ये, और इस ग्रुपिंग को, इस पर्टिकुलर क्लासिफाइंग को हम लोग टेक्सा कहते हैं। ग्रुपिंग या एक क्लास बना देना, दैट्स कॉल्ड टेक्सा। ठीक है, टेक्सा। अब टेक्सा हो गया। अब अगर हम देखा जाए तो आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, ठीक है, ये इन दोनों को सम कर दें, आइडेंटिफिकेशन प्लस क्लासिफिकेशन, तो बनता है टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना है। टेक्सा मतलब होता है, टेक्सा वर्ड का मतलब होता है यहाँ से टेक्सा, आप देख रहे हो ग्रुप, तो यहाँ पे टेक्सस मतलब होता है आपका अरेंजमेंट, और नोमस का मतलब होता है लॉ। तो
तो अरेंजमेंट के कानून कह सकते हैं कि हम किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं। हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासिफाई करेंगे और उसको बकायदा द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट एंड द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन classification of living organism is called taxonomy। ठीक है, तो ये एक ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उसे क्लासिफाई करके एक बकायदा टैक्सा नाम के ग्रुप में डाल देते हैं। ठीक है, फिर वो टैक्सा उसमें अलग ग्रुप और अलग ग्रुप में आएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ एक सिस्टम। ठीक, लेकिन इस सिस्टम को जैसे आप मान लीजिए कि एक ग्रुप में कई आ गए, तो उनको स्टडी भी करना होगा ना, उनके बीच का रिलेशन क्या है ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम जैसे बी और डी मान लीजिए दोनों अंडे देते, ठीक है, बी भी अंडा देता है, ये भी अंडा देता है, ये बच्चे देते हैं, ये बच्चे देते हैं, तो आप बी भी बोलो बी बोलो उसका डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर डी बच्चा देता है और उड़ नहीं सकता, लेकिन बी बच्चा देता है लेकिन उड़ सकता है, ठीक, इसका भी फेदर है, इसका भी फेदर है, मान लीजिए सब सिमिलर है लेकिन ये उड़ नहीं सकता, ये उड़ सकता है, तो एक ही ग्रुप में आएगा लेकिन इनके अंदर डिफरेंसेस है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बहुत छोटा है। तो ये जो है एक ही पर्टिकुलर ग्रुप आएगा, तो इन दोनों के बीच की स्टडी, क्या रिलेशन है इनका। ठीक है, जब हम लोग रिलेशन यानी कि दूसरे स्पीसीज से जो नॉन स्पीसीज के रिलेशन के हिसाब से देखें तो उसे हम लोग सिस्टमैटिक कहते हैं। उस स्टडी को हम लोग सिस्टमैटिक कहते हैं, उस टर्म को सिस्टमैटिक्स कहते हैं। स्टडी ऑफ arrangement as well as arrangement of organism, of living organism and relationship between them। ठीक है, अब सिस्टमैटिक और टेक्सोनॉमी में अंतर समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, हम सिर्फ क्लास बना के डाल रहे हैं, लेकिन हर क्लास, हर एक जो टेक्सा है उससे क्या रिलेशन है ये समझना, इसको हम लोग सिस्टमैटिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमेशा आएंगे, सिस्टमैटिक, आइडेंटिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन मतलब आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर अभी हम लोग पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक मतलब इसका अरेंजमेंट और सबके बीच का रिलेशनशिप। अब जैसे वर्टिब्राटा में बहुत सारे आते हैं, है कि नहीं, प्रिमेटा में बहुत सारे आते हैं। अब जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एप्स में भी होता है, हम में भी होता है, ठीक, लेकिन मैमल में सबको थोड़ी होता है। तो ये जानना जरूरी है कि कैसे कैसे होता है, मल्टीपल होते हैं, अलग अलग है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो खैर ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब आते हैं हम लोग बाइनोमियल। अब नोमेनक्लेचर तो हम लोग समझ ही गए होंगे। तो नोमेनक्लेचर के हिसाब से, नोमेनक्लेचर जो है कार्लस लीनस ने दिया था। ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो अब चूंकि स्टार्टिंग में यहाँ के बाद आपको कई साइंटिफिक नेम लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तो कुछ कुछ नियम है उनको हमको जानना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, नोमेनक्लेचर इसलिए बनाया गया था ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है आदमी, और नोमेनक्लेचर की खासियत यह है कि इसमें लगभग ज्यादातर ग्रीक और लैटिन नेम का इस्तेमाल होगा, लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल। ये अलग लैंग्वेजेस हैं। इसका मतलब कि आप अगर ढंग से पढ़ने देंगे तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजी लैटिन और ग्रीक वर्ड्स में आएंगे और आप थोड़ा थोड़ा तो लैटिन सीख ही जाओगे। ठीक है, तो ग्रीक और लैटिन वर्ड में ज्यादातर नाम इनके रखे गए। ठीक है, तो हम लोग जो इसके अलावा अगर कोई और वर्ड आता है तो क्या होता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ग्रीक और लैटिन वर्ड में ज्यादातर वर्ड। ठीक है, बाइनोमियल वर्ड का मतलब होता है दो, मतलब दो नाम वाले, टू नेम। ठीक है, दो नाम वाले। तो दो नाम मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन बीइंग्स का ले ले तो होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस।
तो होमोसेपियंस यहाँ पे दो नाम हुए, एक ये और एक ये, ठीक है। तो दो नाम जो है उनके भी एक स्पेसिफिक ये है कि हम आगे हमेशा जेनरिक नेम लिखेंगे, पीछे हमेशा स्पेसिफिक नेम लिखेंगे। तो जो आगे वाला लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं जेनरिक नेम, और ये पीछे वाला लिखा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक नेम, ठीक है। जनरली जेनरिक नेम जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और स्पेसिफिक नेम स्पीसीज के नेम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जैसे होमोसेपियंस, होमोसेपियंस किसका साइंटिफिक नेम है? ह्यूमन बीइंग का है। जैसे रेना टिग्रिना किसका नाम है? फ्रॉग का। इसी तरह बहुत सारे नेम हैं, ठीक है। आप ये जो होमोसेपियंस है ये समझ में आ गया। अच्छा, इसमें रूल्स कुछ हैं, जैसे आपको क्या ध्यान में रखना है साइंटिफिक नेम लिखते समय। तो सबसे पहला चीज ध्यान में रखना है कि जब भी आप जेनरिक नेम लिखेंगे तो जेनरिक वर्ड का जो स्टार्टिंग वर्ड है, जैसे ये एच, जेनरिक वर्ड नेम का स्टार्टिंग लेटर जो है इट शुड बी कैपिटल। मतलब ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, होमोसेपियंस अगर लिखते हैं तो ये पहला वाला लेटर जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, और जब स्पेसिफिक नेम लिखेंगे, स्पेसिफिक नेम का स्टार्टिंग वर्ड जो होगा वो स्मॉल लेटर, ठीक है, छोटा लेटर, ठीक है। तो जब भी आप ये लिखेंगे किसी का भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो इट शुड बी, फॉर एन एग्जांपल मैं एक और लिख देता हूं, जैसे मधुमक्खियों का होता है एपिस इंडिका, ठीक है। तो यहां पे मैंने ए कैपिटल लिखा, आई स्मॉल लिखा है, तो आपको ये भी ध्यान देना होगा। दूसरी बात है इट शुड बी इटैलिक्स, इट शुड बी इन इटैलिक्स, और भी एंड अंडरलाइन। मतलब कभी भी आप नाम लिखते हैं तो मान लीजिए हमारे हैंडराइटिंग में दो ही वर्ड होते हैं, या तो हम कर्सिव लिखते हैं या तो हम सीधा लिखते हैं, ठीक है, रोमन, ठीक है। तो हम जैसे जैसा हमारी हैंडराइटिंग लिख लीजिए कि थोड़ी कर्सिव, ठीक है। तो कर्सिव अगर आप लिखते हैं तो इट शुड बी ऑब्वियसली हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। आप कर्सिव लिखें या कैसे भी लिखें, आप अंडरलाइन जरूर करें। किसी भी साइंटिफिक नेम को जब भी लिखेंगे अंडरलाइन शुड बी ऑलवेज देयर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से आपको, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं समझने के लिए, कि जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कि नाम रिपीट होता है, जैसे कि एपिस इंडिका है, ठीक है। एपिस इंडिका मैंने क्या बोला था, वो बम्बल बीज होते हैं ना, बम्बल बी मधुमक्खियां फ्लाई, बम्बल, ये पीली वाली मधुमक्खी नहीं होती है, लाइन लाइन अंडरलाइन में से मधुमक्खियां होती है बड़ी सी, ठीक है। ये मधुमक्खियों का साइंटिफिक नेम है, मधुमक्खियों का नहीं, सिर्फ जो इंडिया में पाया जाने वाला स्पेसिफिक। अब जैसे मान लीजिए कि मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। अब ये जो है ये मैंगो मतलब आम के प्रजाति है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, जो स्पेसिफिक नेम है जो मैंने कहा कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे दो आ रहा है, एपिस इंडिका। तो अगर, बहुत सिंपल तरीका है इसको, अगर जो वर्ड दिया हुआ है वो ग्रीक या लैटिन वर्ड से हटके, ठीक है, ग्रीक या लैटिन वर्ड से हटके है या सिमिलर है, तो इट रिप्रेजेंट, इंडिका रिप्रेजेंट इंडिया, मींस ये जो स्पीसीज है, ये वाली स्पीसीज जो मैग्नीफेरा और एपिस, जो ये मधुमक्खी और ये आम की जो प्रजाति, ये कॉमनली इंडिया में पाए जाते हैं। इनका ओरिजिन ये है, इनको फाउंड किया गया इंडिया में, इनकी सबसे ज्यादा आबादी इंडिया में ही है, या फिर ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, ठीक है। तो अगर रिपीट होता है स्पीसीज नेम दो अलग अलग स्पीसीज में, देखिए जानवर है, ये आम, ये पौधा है, तो दो अलग अलग जगह पर रिपीट हो रहा है, इट मींस व्हाट, इट इज रिपीटेटिवली इंडिका लिखा हुआ, यानी कि इंडिया में ही कॉमनली फाउंड होता है, ठीक है।
अब इसके अलावा मैंने क्या कहा कि जब ग्रीक और लैटिन वर्ड से डिफरेंट अलग कोई वर्ड आता है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बनियन। बनियन ट्री जानते होंगे आप, बरगद। तो इसमें फेसिस, बंगाली फेसिस, ठीक है, ये उसका नाम है साइंटिफिकली। तो फेसिस बंगालीज मतलब बंगाल वर्ड आ रहा है, मींस ये जो पेड़ है ये ज्यादातर बंगाल में पाया गया या स्टार्टिंग में बंगाल में पाया गया। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड से अलग है। अगर ये ग्रीक वर्ड में होता तो इसका नाम अलग होता, ठीक है। जैसे ऑस्ट्रेलिया लिखा रहता या नेपालीज लिखा रहता तो नेपाल में पाया जाएगा। तो ऐसे करके अगर ग्रीक और लैटिन वर्ड के अलावा अगर कोई नाम स्पेसिफिक वर्ड में इस्तेमाल हो रहा है, इट मींस इट गिविंग यू द लोकेशन वेयर इट कॉमनली फाउंड, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब आप क्या कर सकते हैं कि रिपीटेडली अपने पास साइंटिफिक नेम देख सकते हैं, अलग अलग नेम याद करने की कोशिश, कम से कम 5-6 नाम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जैसे कि स्पीसीज, जीनस, ऑर्डर, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ऐसे हम लोग इस हायरार्की को नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे, ठीक है। और अब जो है ये जो है ये आप प्रैक्टिस कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि क्या क्या रूल्स लगे हुए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। ये इसलिए किया गया ताकि इंटरनेशनल कोडिंग की जाए। और जैसे कि प्लांट्स और एनिमल में भी एक और चीज मैं बताना आपको भूल गया, लास्ट क्लास में बता दूं, ठीक है, कि जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल कोड बने हुए हैं, जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर या इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। कभी फुल फॉर्म पूछ देता है ICBN और ICZN। तो ये जो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर और यहाँ पे ये जो है ये जनरली पौधों के नाम के लिए बनाया गया है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि भाई नाम को या नोमेनक्लेचर जो किया जाए वो इनके रूल के हिसाब से किया जाए, सेम रूल कि कहाँ मिला है, किसके थ्रू है, इसका स्पेसिफिक रूल आइडेंटिफिकेशन जो भी होगा इसके अंतर्गत होगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल में जानवरों के नाम या जितने एनिमल्स के नाम आते हैं उन सब में, ठीक है। तो जो नोमेनक्लेचर होते हैं उनके कुछ इंटरनेशनल कोड और स्टैंडर्ड्स हैं जिनके हिसाब से वो जितनी दुनिया में कंट्रीज हैं सबको सबके अंदर ये सारी चीजें लागू होती हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बायनोमियल कल्चर समझ में आ गया होगा, टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई होगी, फर्स्ट चैप्टर की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आइडिया हो गया। तो नेक्स्ट टाइम में हम लोग हायरार्की पढ़ेंगे और तब तक के लिए आप इसको स्टडी करते रहिए, कम से कम 5-6 याद कर लीजिएगा साइंटिफिक नेम जो आपके एग्जाम में आपको लिखने में